Good morning everyone. Welcome to class 10th subject economics chapter 1 development. हमारा chapter 1 complete हो गया है। तो इस before we start the next chapter, इस chapter को हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। ओके तो इस चैप्टर में हमने जाना व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर। आप जो हो, जहाँ हो, जिस भी स्टेज पर हो, उससे और आगे आप ग्रो करो, यही होता है डेवलपमेंट। ओके एंड इसके बारे में दो चीज़ें एक्स्ट्रा और याद रखनी है, दैट दिस इज़ नॉट अ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, दिस इज़ आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके वाई? बिकॉज साइकोलॉजिस्ट और आइडियाज़ सबके डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई मीन ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। लोगों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मीनिंग चेंज होता है। यहाँ एक पिक्चर दी है, यू कैन सी हियर कि किस तरह से हम डेवलप्ड हुए हैं। इनिशियली वी लिव इन फॉरेस्ट, नाउ वी आर लिविंग इन cities and you can see the difference here. Okay, now let's come to the principle of developments. Only 3 principles are there. First is different people have different development goals. Means अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। एक लेबर चाहता है कि उसे रेगुलर वर्क मिले, अच्छी सैलरी मिले, उसके बच्चे इस लोकल स्कूल में पढ़ पाए और उसे एक लोकल हॉस्पिटल मिले। जबकि एक प्रॉस्परस फार्मर चाहता है कि उसे चीप लेबर मिले, हार्ड वर्किंग लेबर मिले, उसकी क्रॉप की प्राइस अच्छी हो और वो अपने बच्चों को एजुकेट कर पाए अब्रॉड में। ओके नेक्स्ट इज मीन ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन अ स्लम एरिया। तो अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का तो डेफिनेटली ये डेवलपमेंट है, बिकॉज ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास पैसे होंगे तो वे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, पॉवर्टी डिक्रीज होगी, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। सो इट्स अ डेवलपमेंट, बट दिस इज़ नॉट द डेवलपमेंट एट द सेम टाइम फॉर स्लम एरिया हैबिटेंट्स। जो लोग यहाँ रहते हैं इन सबको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ डेवलपमेंट। उनके लिए ये प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट या अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ गोल। यहाँ मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया था कि डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम को ही इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इनकम के अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इक्वली आपको ट्रीट किया जाए, आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो, एक्सेट्रा, आपको फ्रीडम मिले, आप अपनी फैमिली के पास हो। ओके नाउ नेक्स्ट इज़ बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ भाई हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इज़ दिस दैट, बट हाउ कैन वी मेजर दैट हमने पहले से ग्रो किया है, डेवलप हैं हम या नहीं हैं। उसके लिए फर्स्ट मेजर है नेशनल डेवलपमेंट। मींस एक कंट्री में एक ईयर में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स जिसे आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नोटबुक खरीदी है और उस नोटबुक की कॉस्ट क्या है, 25 रुपीज़ है। देन दिस 25 रुपीज़ इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस नोटबुक। आई होप इट्स क्लियर कि मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है। अब नेशनल डेवलपमेंट को नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मींस एक ईयर में एक कंट्री की जियोग्राफिकल रेंज में जितनी भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा उन सब की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसे हम ऐड करेंगे, और ये प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है एंड सर्विसेज का भी हो सकता है, दोनों को इंक्लूड करेंगे। अब जियोग्राफिकल कंट्री में तो फॉरेनर्स भी रहते हैं, जैसे यहाँ अलवर नीमडाना में हमारे यहाँ बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, तो यहाँ वो अर्न कर रही हैं तो वो पैसा अपने देश में अपनी कंट्री में लेकर जाएंगी, तो उसे हम अपना प्रोडक्शन कैसे कह सकते हैं। इसलिए जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे जो फॉरेनर्स इंडिया में अर्न कर रहे हैं और जो इंडियंस फॉरेन में अर्न कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। मींस बाहर से जब मनी आ रही है फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन करेंसी जो आ रही है उसे हम ऐड कर देंगे, और इंडियन करेंसी जब बाहर जा रही है तो उसे हम लेस कर देंगे। तो इससे हमारा आ जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मीन्स हमारा, नेशंस मीन्स इंडिया का। ओके अब जीएनपी में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ। डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन लगाने के बाद जो बचता है वो होती है नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। ओके और पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला मैंने बताया था, नेशनल इनकम जो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन का, तो हमारी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की एक माइनस पॉइंट भी है। फॉर एग्जांपल आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, आप और आपकी छोटी बहन। ओके तो अब
आपके जो फैमिली है उसकी अर्निंग है 40,000 रुपीज़, ओके 40,000 रुपीज़ है। तो अगर इस हिसाब से ये हम बात करें, ये नेशन है, तो 40,000 हो गई आपकी नेशनल इनकम। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ओके। और पर कैपिटा इनकम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या आई 10,000। पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम की इस फैमिली में जो लोग रह रहे हैं या इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनमें से हर इंसान 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। बट एक्चुअली सिचुएशन क्या है, आपके सिर्फ मम्मी और पापा ही तो कमा रहे हैं, मीन्स अर्न कर रहे हैं, आप दोनों तो अभी काम कर ही नहीं रहे हो। तो फिर आप लोग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि 10,000 पर्टिकुलरली आप दोनों भी अर्न कर रहे हो, एंड विच इज़ एक्चुअली मीन्स आप अर्न कर नहीं रहे हो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन पर कैपिटा इनकम कि ये जो है ना, ये डाइवर्सिटीज़ को बढ़ाती है, कि मीन्स जो ये एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर क्रिएट करती है कि भाई हाँ, हमारे सब लोग जो है कंट्री में वो 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं पर ईयर। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ही कम रुपीज़ होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड इज़ अ लाइक कंफर्ट एंड मनी जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पास होती है, और इसमें सारी मटेरियलिस्टिक गुड्स या स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी गुड्स होती हैं वो सारी आती हैं। लिटरेसी रेट, एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने लोग पढ़ना, रीड और राइट दोनों चीज़ें जानते हैं। नेक्स्ट नेट अटेंडेंस रेशो, अटेंडेंस से याद रखेंगे अटेंडेंस कहाँ होती है, स्कूल एंड कॉलेजेस में। तो इतने वो सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप में से कितने परसेंट लोग हैं जो कि किसी स्कूल या कॉलेज में एनरोल हैं, जा रहे हैं और वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स एक न्यू बॉर्न बेबी की एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, वो कितने साल जी रहा है, यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स 1000 न्यूबॉर्न बेबीज़ में से कितने बेबीज़ की एक ईयर में डेथ हो गई है। दैट इज़ ऑल बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमने बात की थी पब्लिक फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है पीपल्स को। एक्चुअली पीपल्स को मैं मैंगो पीपल्स बोलती हूँ हमेशा, ओके। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है मैंगो पीपल्स को, वो सारी होती है पब्लिक फैसिलिटीज़। ये या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या फिर इन्हें बहुत ही कम, इनके बदले में आपसे बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हॉल्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पब्लिक फैसिलिटीज़ का ही एक पार्ट है। इसमें कुछ शॉप्स खोली जाती हैं जिस पर आपको अच्छी क्वालिटी का फूड स्टफ़ जो है वो आपको अवेलेबल करवाया जाता है बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर, ओके। इसके एडवांटेज ये है कि लोगों को कम रेट पर हेल्दी और न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड मिलता है, इससे पॉवर्टी डिक्रीज़ होती है और BMI इंक्रीज़ होता है। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, जो कि एक पैरामीटर है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अंडर न्यूट्रिएंट है या ओवर न्यूट्रिएंट है। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वेट में अपनी हाइट का डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आंसर आता है अगर वो 8.5 से कम है इट मीन्स आप अंडर न्यूट्रिएंट हो, अगर 8.5 से 25 के बीच में है मीन्स आप नॉर्मल हो, और अगर 25 से ज़्यादा है मीन्स आप ओबेज हो, ओवर न्यूट्रिएंट हो, और 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेज हो, मीन्स बहुत ज़्यादा मोटे हो। और यहाँ मैंने पिक्चर भी इंक्लूड की है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसे, और यहाँ भी मैंने ब्रीफली इसे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स हम जो भी ग्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, जो भी हम बेटर कर रहे हैं उसका नेचुरल रिसोर्सेज पर नेगेटिवली इफेक्ट नहीं हो, वो हार्म नहीं होने चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की ग्रो करने की, मीन्स हम अर्न अच्छा कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना कि सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ रही है, तो हमने क्या किया, हमारे पास पेट्रोल का एक कुआं है और हमने उससे पेट्रोल निकालना स्टार्ट कर दिया, और अब हम उसे खूब निकाल रहे हैं, तो इससे हमारी खूब सारी इनकम हो रही है। तो हम हॉस्पिटल्स भी बनवा रहे हैं, चलो आप ये सपोज करके देखो, और स्कूल्स भी ओपन कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। बट यहाँ इस नेचुरल रिसोर्सेज का क्या, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और एक टाइम के बाद जब नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है उसे ये पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल क्या था, ओके। तो हम डेवलपमेंट करें बट इस तरह से करें कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट करें, लॉन्ग टर्म तक उनको यूज़ कर पाएँ, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन उसको यूज़ कर पाए। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन आपने लास्ट ईयर क्लासेस में भी पढ़े हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो कि रिप्लेनिश हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो रिप्लेनिश नहीं होते हैं। रिन्यूएबल के एग्जांपल है सनलाइट, अपनी एयर,
ओके। एंड नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोल, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। वेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाँ भाई हमें डेवलपमेंट भी करना है और नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म भी नहीं करना है। उसके तरीके कौन से हैं? तरीके ये हैं कि हम साइंटिफिक यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज को, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें उनका, पोल्यूशन ना बढ़ाएं अपनी एक्टिविटीज़ से, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करें, साथ के साथ जो अनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम देख कर मॉरली यूज़ करें, वेस्ट ना करें उनका, और जो कल्टिवेबल लैंड है उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखें। यहाँ मैं एक और एग्जांपल इंक्लूड कर देती हूँ। आपने लास्ट 9th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि है स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं उनको हार्वेस्टिंग ज़्यादा चाहिए होती है, प्लस उनको हार्वेस्टिंग ज़्यादा चाहिए मीन्स उनको वाटर ज़्यादा चाहिएगा, वाटर ज़्यादा चाहिए मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, प्लस इन सीड्स के लिए आपको मार्केट से इनको परचेज करना पड़ेगा, प्लस इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए आप हार्वेस्टिंग के लिए इरीगेशन आपको ज़्यादा चाहिए, सॉरी हार्वेस्टिंग नहीं इरीगेशन है ये, इरीगेशन के लिए आपको ज़्यादा मीन्स ज़्यादा पानी चाहिए तो आप क्या करोगे? ट्यूबवेल लगवाओगे। ट्यूबवेल क्या करेगा? ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो उसको डिक्रीज कर देगा, प्लस आप सॉइल फर्टिलिटी आपकी नेगेटिवली इफेक्ट होगी। वाई? बिकॉज जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कर रहे हो वो पानी में जल्दी से घुल जाते हैं और नेचर जल्दी से न्यूट्रिशन तो दे देते हैं जो आपकी प्लांट्स हैं उनको, बट ये मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर उसके बाद जाते कहाँ हैं? ग्राउंड वाटर लेवल में। तो ग्राउंड वाटर को ये क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी को भी ख़राब कर देते हैं, है ना। तो और अब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो प्लस ग्राउंड वाटर, इनको तो सही होने में, इनको मीन्स बैलेंस करने में हमें सालों लग जाएंगे। तो हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है जिससे हम नेचर को कम से कम हार्म कर पाएँ। नेक्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट एज एन द इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम इकोनॉमिकली ग्रो करें, मीन्स अपनी अर्निंग बढ़ेगी, देश में पैसा आए, और साथ के साथ हमें क्या है? सोशल वेलफेयर, सोशल इक्वालिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर, ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिल पाएँ। अब मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हमने बात की कि पर कैपिटा इनकम की जो माइनस पॉइंट है ना, वो इस बात से निकल के आएगा इस टेबल के थ्रू, फिर भी निकल के फिर से मीन्स वही कॉन्सेप्ट आपका आप अपना यहाँ फिर से क्लियर कर सकते हो दैट पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है? केरला है। वाई? बिकॉज केरला की MRI, LR और NAR तीनों सबसे ज़्यादा हैं, सिर्फ PCI कम है। इसी से हमें पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम नॉट द ओनली मेजरमेंट बेस फॉर डेवलपमेंट, और यही वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? सिर्फ PCI के अकॉर्डिंग रैंकिंग देता है डेवलपमेंट की, तो उसकी रैंकिंग का मीन्स कोई कंक्लूजन ही नहीं है, वो सिर्फ इनकम को ही मानता है। बट जबकि हमें क्वालिटी लाइफ जीने के लिए इनकम के अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। फैसिलिटीज़ मान लीजिए, या फिर ये जो अपन ने बात की यहाँ पर बेसिस। ओके, अब मैंने यहाँ लिखा कि केरला की जो IMR वो बेटर है, PCI कम है, मोर डेवलप्ड क्यों है? तो उसके रीज़न यही है कि यहाँ पर एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, प्लस गुड प्रोडक्शन, गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा तो न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा, लोगों की पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी, पॉवर्टी डिक्रीज़ होगी तो लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए केरला ज़्यादा डेवलप्ड है। वर्ल्ड बैंक का मैंने बताया आपको पर कैपिटा इनकम को मानता है बेसिस, तो ये मीन्स अच्छा वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज़ है यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP प्रोग्राम क्या करता है? ये सब चीज़ों को इनकम के अलावा, एक्स्ट्रा PCI के अलावा और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, सबको इंक्लूड करता है अपनी ह्यूमन इंडेक्स में। ह्यूमन इंडेक्स में क्या करेगा? ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो है अपने, लाइक पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन, तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड कर देता है, और फिर जो आंसर आता है उससे रैंकिंग देता है कंट्रीज़ की। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 188 कंट्रीज़ हैं। इंडिया जो है वो 130th पोजीशन पर आता है, जबकि श्रीलंका 73 पोजीशन पर आता है। श्रीलंका क्यों आता है? बिकॉज वो अपनी एजुकेशन और जो इसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वहाँ पर। सो ये मैंने आपको लाइक एसेंस प्रोवाइड किया है इस चैप्टर फर्स्ट का, डेवलपमेंट का। आप इसे रिविज़न मानो या जो भी मानो, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके
इकोनॉमिक्स में सिर्फ 4 चैप्टर हैं, 20 मार्क्स स्कोर करते हैं जो 4 चैप्टर। इट मीन्स आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है और आपके अच्छे खासे मार्क्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, सॉरी आप अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, गुड लक, बाय बाय।